गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रूस की क्रांति, यानी यूरोप में रूस की क्रांति भी एक महत्वपूर्ण क्रांति थी और इसको इतिहास में अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। इसमें हम लोगों ने देखा है कि रूस की क्रांति के क्या क्या कारण थे। पांचवें कारण हम लोगों ने पढ़ा था रूसीकरण की नीति, जिसमें रूस की जो जनता की जो शासन था, जार का, वो रूस में चूंकि मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे और उसमें और भी धर्म के उसके अलावा यहूदी, जर्मन और भी लोग रहते थे, फ्रांसीसी रहते थे। ये लोग अलग अलग अपने चर्च को मानते थे, लेकिन रूस का जो सम्राट था, जार, इन पर रूस की नीति थोपने का प्रयास करता था। रूस का जो धर्म था वो थोपने का प्रयास करता था। अलग अलग भाषा जो थी उसके अनुसार रूस की भाषा को थोपने का प्रयास करता था। ये भी एक कारण था, आंतरिक विद्रोह का एक कारण था। उसमें अगला है आप लोगों को विदेशी मामलों का प्रभाव, यानी इस क्रांति में विदेशी हस्तक्षेप भी बहुत मायने में कारण थी। उसमें था क्रीमिया का युद्ध। रूस जो कि एक बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा क्षेत्र उस समय हुआ करता था, उस रूस ने एक छोटे से क्रीमिया के युद्ध में वो पराजित हो गया। क्रीमिया एक छोटा सा देश था जिसमें वो युद्ध में रूस की हार हो गई और इस हार से रूस की क्रांति को कहीं ना कहीं बल मिला और रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया। उसके बाद है जापान से पराजय। 1905 की क्रांति। 1905 की में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध। 1905 में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ रूस और जापान के बीच। उसमें जापान चूंकि एक छोटा सा देश था और रूस चूंकि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर बसा हुआ देश था, लेकिन फिर भी रूस एक छोटे से देश जापान से वो बुरी तरह पराजित हो गया। उस युद्ध में 1905 के युद्ध में वो बुरी तरह पराजित हो गया और उसमें जो निरंकुश शासन थी रूस की, वो सामने दिखने लगी लोगों को। उनकी निरंकुशता जो थी वो सामने लोगों के आने लगी और उसकी विफलता को रूसी जनता ने समझ लिया। यानी रूस की जो सम्राट था उसकी विफलताओं को रूस के सामने आ गई, रूस की जनता के सामने आ गई। इसी विफलताओं के कारण रूस में बहुत सारे लोगों ने सुदूर देश की पराजय जनता के लिए, यानी जो पराजय हुई थी वो जनता को भूलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक छोटे से जापान से युद्ध के बाद, जब जापान से सैनिक युद्ध में हारने के बाद वापस आए थे पटियाला स्थिति में, तो रूस के लोगों को बहुत स्तब्ध हुआ कि ऐसी स्थिति हमारे देश की हो गई और कैसा हमारा राजतंत्र है, कैसी हमारी व्यवस्था है कि छोटे से देश से हम हार गए। पूरा देश टूट चुका था, महानता का जो भ्रम था वो टूट चुका था। रूस एशिया के देश से पराजित होने के बाद वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति हो गई। रूस में क्रांति शुरू हो गई। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को एक बहुत बड़े लोगों का समूह, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लघुतरीय क्वेश्चन भी है। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का एक बहुत बड़ा समूह रोटी दो नारे लगाते हुए वो सेंट पीटर्सबर्ग का जो गिरजाघर था, सेंट पीटर्सबर्ग का जो महल था, जार का जो महल था, वो उसके महलों के तरफ वो जनता बढ़ रही थी। रोटी दो नारे लगाते हुए सड़कों पर उस महल की तरफ जा रही थी। इस पराजय से जो लोग हतोत्साहित थे वो लोगों का एक बहुत बड़ा समूह था जो सेंट पीटर्सबर्ग के महल की तरफ जा रहा था। इसी बीच जार की जो सेना थी, रूस के सम्राट जिसको जार बोला जाता है, जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर बहुत सारी सैनिकों को भेजकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों
लोग उसमें मारे गए, हजारों लोग उसमें मारे गए। 22 जनवरी पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी और ग्रेगोरियन पुराने कैलेंडर नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी को ये घटना हुई थी। जैसे दो पहले जो कैलेंडर चलता था रूस में, मैं आपको आगे बताऊंगा। बाद में उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जो कि कुछ दिन अलग चलता था। तो गोलियां बरसाई और 9 जनवरी पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को वो घटना हुई। अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई लोगों पर और लोग हजारों लोग उसमें मारे गए। इसी दिन को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। खूनी रविवार या लाल रविवार, दोनों का मतलब एक है। लाल यानी खून लाल होता है, तो लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। क्योंकि उस दिन रविवार था, संडे का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस नरसंहार जो हुआ, ये जो क्रांति हुई, इसको दबाने के लिए जो दुर्व्यवहार हुआ, जो उसमें हजारों लोग मारे गए, इसकी खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई और क्रांति की जो चिंगारी थी वो किसानों के पास चली गई। यानी किसान की इसमें व्यापक रूप से भागीदारी होने लगी। किसान अब आंदोलन में कूदने लगे। आंदोलन का जो एकता थी वो बढ़ती चली गई, आंदोलन में लोग बढ़ते चले गए और इसी में किसानों ने एक ड्यूमा नामक एक संस्था का गठन किया आंदोलन को लेकर। 1906 ईस्वी में किसी न किसी कारणवश से ये क्रांति कमजोर हो गई और इस क्रांति को दबा दिया गया। और लेकिन इसके बीच में ही ये क्रांति धीरे धीरे सुलगती रही। लोगों के मन में इसका असंतोष था। एक तो जापान से युद्ध का असंतोष, उसके बाद लाल रविवार जो नरसंहार हुआ उसका असंतोष, इसकी चिंगारी लोगों के मन में बढ़ रही थी और इसी ने जाकर 1917 में बोल्शेविक क्रांति को जन्म दिया। अगला था रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। रूस में चूंकि मार्क्सवाद उसका विचार उस समय पूरे यूरोप, पूरे विश्व में फैल चुका था, तो उस समय जो किसान लोग थे, मजदूर लोग थे, आम जनता जो थी, वो मार्क्स के विचारों से बहुत ही प्रभावित थी। वो मार्क्स के विचारों पर जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि देश में जो सत्ता है, जो शासन है, राजतंत्र है, उसको पूरी तरह समाप्त किया जाए और किसानों और मजदूरों का वहां पर सत्ता बने, वहां शासन स्थापित हो। इसके लिए सर्वहारा वर्ग सामने आया। मैंने आप लोगों को पिछले में सर्वहारा वर्ग बताया है। सर्वहारा वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, आम लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। उसी को किसानों ने मिलकर निरंकुशता को, जारशाही को समाप्त करने के लिए 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना उन्होंने की 1898 ईस्वी में। और 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई। लेकिन बोल्शेविक जो मेन जो मध्यम वर्गीय लोग थे, वो चूंकि वो ज्यादा उभरने वाले लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग, उन लोगों का इसमें, वो चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन लोगों का इस क्रांति में इसमें ज्यादा योगदान था। वो लोग किसानों के, मजदूरों के साथ मिलकर इस क्रांति को आगे ले जाना चाहते थे, ये विचारधारा को आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए उनका साथ किसानों को भरपूर था। अगला था तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। उसके बाद उस क्रांति की तत्कालिक घटना थी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा था, लेकिन उसके पास अच्छे हथियार नहीं थे, अच्छी तरह की किस्म के उसके पास हथियार, गोले बारूद नहीं थे, जिसमें रूस प्रथम विश्व युद्ध में हार गया, उसकी पराजय हुई। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके सैनिक के पास, लोगों का जो सैनिक के पास बल होना चाहिए वो नहीं था, लोगों को खाने पीने की वहां व्यवस्था नहीं थी, तमाम तरह की असुविधाएं थी, जिस कारण रूस की सेना
यानी पूरा रूस प्रथम विश्व युद्ध में हार गया। ये हार रूस की जो जनता थी उसको नई गले पे उतर रही थी, यानी वो इसको कहीं मानने से नहीं मान रही थी। क्योंकि वो जानती थी कि रूस जब एक छोटे से देश जापान से हार सकता है तो इसकी स्थिति कैसी है। यानी जो जार की निरंकुशता थी, जार की जो सैनिक स्थिति थी वो सामने आ गई, वो लोगों के सामने आ गई। लेकिन परिणाम स्वरूप रूस की हार हुई और कहीं ना कहीं उसके बीच में लोगों के मन में असंतोष भावना फैलती चली गई और रूस की क्रांति को कहीं ना कहीं बल मिलते चला गया। उसके बाद 17 मार्च 1917 को पेट्रोग्राद, जो आज के वर्तमान में लेनिनग्राद के नाम से जानते हैं, कि सड़कों पर किसानों और मजदूरों का जुलूस निकला। उसमें भी रोटी दो नारे लगाए गए और अगले दिन 18 मार्च को कपड़ों की मिलों की महिलाओं मजदूर जो थी उसके बहुत सारे कारखानों में रोटी दो की मांग के लेकर हड़ताल हो गया। यानी जब किसानों का जुलूस रोड पे उतरा तो उसमें जो मिल थे वहां पे कपड़ों की मिलें जो थी, कंपनियां थी, उसमें जो महिलाएं काम करती थी, उन्होंने भी रोटी दो के नारे के साथ वहां हड़ताल शुरू कर दिया। लेकिन इसका जो नेतृत्व कर रहा था, जो जार का शासक था, उन्होंने उस पर गोलियां बरसाने का आदेश भी दिया, गोली चलाने का कहा गया। तो उसने भी, जिसको गोली चलाने के लिए कहा गया, उस सैनिकों ने भी जार के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने भी जाकर हड़ताल वाले जो किसान मजदूर थे उसमें सम्मिलित हो गए और इस विद्रोह को और ज्यादा बल मिला। जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी जो थी, परोवस्की रेजिमेंट जो थी, ने भी विद्रोह कर दिया। यानी जार की जो सबसे विश्वास पात्र जो सैनिक टुकड़ी थी उसने भी जार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता चला गया, जिससे विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने अपनी गद्दी त्याग दी। यानी जार को अपनी गद्दी से इस्तीफा देना पड़ा और सर्वप्रथम लोबावा के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। बुर्जुआ वर्ग, जो कमजोर वर्ग होते हैं, उसको हम बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा थी वह राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि आर्थिक एवं राजनीतिक एक स्वतंत्रता उनको मिल गई थी। यानी रूस के लोग चाहते थे कि रूस पूरी तरह से स्वतंत्र हो, पूरी तरह से गणतंत्र हो। लेकिन ये जो स्थिति थी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई, एक तरह से आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की स्थापना थी, जो कि रूस के लोगों को ये मन में नहीं खा रही थी। जो बुर्जुआ वर्ग की जो सरकार थी वो रूस की जो सोची समझी थी विकास, उसके प्रतिकूल थी, उसके विपरीत थी। इसलिए रूस के लोगों को वो नहीं भा रहा था। और बाद में यही कारण था कि रूस में क्रांति की ज्वाला फिर बढ़ी और 17 मार्च 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई और बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में एक गणतंत्र, एक समाजवाद की स्थापना हुई और पूरा रूस एक तरह से गणतंत्र में समाहित हो गया। वहां गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और उस समय बोल्शेविक क्रांति जो थी वो लेनिन उसका नेता था और लेनिन के नेतृत्व में ही बोल्शेविक क्रांति को बल मिला और उसने पूरे रूस को बराबर कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। ये था रूस की स्थिति। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धीरे धीरे हम इसको पढ़ते रहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इसमें आप लोगों को किताब पढ़ने का जरूर आदत है कि आप लोग किताब पढ़िए। किताब पढ़ने से और ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर रहा है उसको आप लोग नोटबुक में लिख सकते हैं, बनाकर अंडरलाइन कर सकते हैं किताब में, जिसमें आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।